जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं CGPSC 75 डे चैलेंज और आज हम करेंगे ओशियनोग्राफी, जिसमें हम लोग महासागर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो करेंट होते हैं ओशियन करेंट, और पढ़ेंगे सैलिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन। पहला, पृथ्वी पर जल के स्रोत की मात्रा के आधार पे आपको व्यवस्थित करना है, सबसे ज्यादा से कम घटते क्रम में, मतलब नदी, वायुमंडल, सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर, आइस कैप या ग्लेशियर और महासागर। तो आपको बताना है, इसको अरेंज करना है घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है, हमको पता है, महासागर पे होता है। उसके बाद जो आइस कैप पे होता है, उसके बाद ग्राउंड वाटर पे होता है थर्ड नंबर पे, उसके बाद जो मॉइस्चर होता है सॉइल मॉइस्चर पे होता है, उसके बाद होता है आपका एटमॉस्फेयर पे, और लास्ट नदी पे। लेकिन जनरली हम लोग देखेंगे नदी में ज्यादा दिखता है, लेकिन होता कम है मात्रा के आधार पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि जो महासागरीय जो स्थल आकृति है, जो ओशन का जो फीचर है, ठीक, महासागरीय स्थल आकृति में निम्न जो विभाजन का क्रम है उसको व्यवस्थित करना है। कि हम लोग जो अलग अलग फीचर देखे थे पहले, जैसे कि लैंड फॉर्म का फीचर देखे थे, तो ओशन के अंदर भी बहुत सारे फीचर होते हैं, तो उसको हम लोग ने जिस हिसाब से बनाए हैं तो उसको क्रम में बताना है। तो अगर ओशन को देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिनेंट शेल्फ मिलेगा, उसके बाद स्लोप मिलेगा पानी में, ठीक है, स्लोप मिलता है। उसके बाद कंटिनेंट राइज मिलता है, उसके बाद अबेसमेंट प्लेन मिलता है, और लास्ट में खाई मिलता है, जिसको ट्रेंच बोलते हैं। तो इस टाइप से रहता है। तो इसका जो विभाजन है क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर ऊपर से नीचे अगर हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट शेल्फ आएगा, उसका स्लोप आएगा, फिर कॉन्टिनेंट राइज आएगा, उसका अबेसमेंट प्लेन आएगा, उसका ट्रेंच आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका जो स्लोप है आपको ऐसे दिखता है। ठीक, तो इसमें देखो सबसे पहले जो दिखा आपको स्लोप दिख रहा है, उसके बाद सेल्फ दिख रहा है, उसके बाद फिर थोड़ा सा अंदर जाओगे तो आपको स्लोप मिलेगा, उसके बाद एक प्लेन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी कुछ हुआ है तो थोड़ा सा वहां पे आपको वॉल्केनिक आइलैंड जो मिल जाएगा। और अगर ये बाहर निकल जाता है तो आपको ये आइलैंड रहता है, जैसे अंडमान निकोबार आपका दिख जाएगा। और उसके बाद जो गहराई में जो जाता है, तो ये जो गहराई वाला है इसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे राइज है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्जीव समुद्री संसाधन है जो नॉन लिविंग मराइन रिसोर्सेस है। ठीक है, फिश, फिश तो आपका लिविंग है, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सीवीड, ये भी आपका लिविंग है। ठीक, कोरल रीफ्स, ये पहले लिविंग रहता है, फिर उसके बाद जब डेड हो जाता है तो फिर बनता है। और यहाँ पे क्या है? मैग्नीस नूडल्स। ठीक है, ये रियर अर्थ मेटल हो गया, ये पे बहुत जगह पे हम लोग काम आता है। तो ये क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा नॉन लिविंग मराइन रिसोर्स। और भारत सरकार को भी जो जो इंडियन ओशन में सहमति मिल गया है कि मैग्नीस के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको खनन के लिए जा सकते हैं। तो मराइन रिसोर्सेस में यहाँ पे क्या है? मैग्नीस नूडल्स। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ये बताना है कि जो ओशियन है, ठीक है, भारतीय महासागर में निम्न समुद्र को पूर्व से पश्चिम की दिशा में हमको बताना है। तो अलग अलग यहाँ पे अपने पास सी है, ठीक है ना, समुद्र है, सागर है, उसको बताना है। इसका आधार पे पूरब से यानी कि ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में बताना है। तो बताना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या कौन सा मिलेगा यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे मिलेगा अंडमान सी मिलेगा यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा कौन? अंडमान सी। ठीक, उसके बाद आपको कहाँ मिल जाएगा? उसके बाद आपको है ये पूरा जो क्षेत्र बोलते हैं इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। ठीक, उसके बाद आपको क्या मिलेगा? इधर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक, और ये लास्ट में यहाँ पे है अरब सागर है। तो अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएं तो आपका क्या हो जाएगा? पहले अंडमान सी, उसके बाद अरेबियन सी, ये अंडमान सी, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, एक के बाद चार,
उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम लोग देख लें, यहाँ पे मैप पे भी देख सकते हैं। ठीक है, मैप में अभी देखेंगे तो ये अंडमान सी हो जाएगा, फिर बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, फिर ये लक्षद्वीप सी हो जाएगा और ये अरब सी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे और अलग अलग जो कंट्री हैं और साथ में सी है उसको बताना है, और इसमें गलत रूप से जो पेयर है उसको बताना है। जो इंग्लिश चैनल की बात कर रहा है तो इंग्लिश चैनल आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मिलेगा यूके और फ्रांस के बीच, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक ठीक, और ये कहाँ पे है, यूके और फ्रांस के बीच अगर इधर देखा जाए तो आपका है अटलांटिक महासागर में, बिल्कुल सही है। दूसरा है एजियन सी, एजियन सी आपको कहाँ पे मिलेगा, एजियन सी आपको क्या है, मेडिटेरियन सी, और टर्की जाने के लिए जो रास्ते मिलेंगे यहाँ पे सी मिल जाएगा, तो ये भी सही है। उसके बाद रेड सी, रेड सी आपको कहाँ पे मिलेगा, रेड सी आपको कहाँ मिलेगा, मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन जाना है, और अगर अरब सागर है तो यहाँ से रेड सी यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे स्विच कैनाल से जाते हैं। तो और ये जो कहाँ पे है, ये इंडियन ओशन में होना चाहिए, तो ये गलत है, आर्टिक ओशन तो ऊपर में रहता है। और चौथा है बेरिंग सी, बेरिंग सी कहाँ पे मिलेगा, पैसिफिक प्रशांत महासागर में मिलेगा। तो इसका लोकेशन हम लोग देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे आपका जो है ये इंग्लिश चैनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे रेड सी मिल जाएगा जो इंडियन ओशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सा है, कौन सा था, बेरिंग सी, बेरिंग सी आपको यहाँ पे मिल जाएगा पैसिफिक के पास। ठीक है, तो इसके कारण गलत क्या हो जाएगा, ये आर्कटिक सी नहीं है, ये इंडियन ओशन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें बता रहा है कि जो विश्व जल दिवस है, विश्व जल दिवस है कब मनाया जाता है, 12 फरवरी को, 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, या फिर 22 मई को। तो आपको बताना है विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे आपको मनाते हैं हम लोग 22 मार्च को, तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो महासागर में जो जल है, महासागर के जल की गति को वर्गीकृत किया गया है, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके फीचर के हिसाब से हम लोग ने वर्गीकृत किया है, तो वो कौन कौन सा है, वेव होते हैं, ठीक है, तरंग, बिल्कुल सही, टाइड होते हैं, ठीक, ज्वार होते हैं, डिपोजिशन, डिपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर करेंट है, ठीक है, हाँ, तरंग होते हैं, धाराएं होते हैं, टाइड, टाइड होते हैं, ज्वार होते हैं, अपहीविल नहीं होता, ये गलत हो गया। टाइड होता है, इरोजन तो लैंडफॉर्म सिस्टम है, नहीं है, सेडिमेंटेशन भी नहीं है, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वेव होता है जिसको तरंग बोलते हैं, करंट जिसको धारा बोलते हैं, और टाइड, ये इंपॉर्टेंट 3 आपका प्रोसेस भी होता है जो हम लोग पढ़ेंगे अब। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन सा, निम्न में से कौन महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाला प्राथमिक बल है, बल नहीं है। ठीक है, कुछ प्राइमरी फोर्सेस रहते हैं, कुछ सेकेंडरी फोर्सेस रहते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, ओशन का करंट, ओशन का करंट मतलब कैसे करके वो फ्लो होगा। ठीक है, तो विंड, बिल्कुल, विंड तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण वो गति देता है और डायरेक्शन देता है। दूसरा है सोलर हीटिंग, बिल्कुल, सोलर हीटिंग से आप क्या हो जाता है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाता है ओशन में, और क्या हो जाता है, गर्म जो पानी है ठंडे पानी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे से मिलने के कारण क्या है, ये फ्लो को इंपॉर्टेंटली मतलब सेव करता है, ये भी प्राथमिक बल है। ठीक, कोरलिस फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि ओशन के करंट को निर्धारित करता है। सैलिनिटी डिफरेंस, जो सैलिनिटी डिफरेंस है ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, ये सैलिनिटी डिफरेंस, या फिर ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि इनमें से कौन महासागरीय धाराओं के प्रभाव है। ठीक है, मतलब जो इफेक्ट होता है ओशन करंट का, क्या क्या इफेक्ट होता है उसको बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले डेजर्ट का फॉर्मेशन या फिर रेगिस्तान का निर्माण। तो अगर देखेंगे कि अगर आप कहीं पे भी आप जो ज्योग्राफी देखेंगे वहां पे क्या होगा कि अगर जो ओशन का जो करंट है, ठीक है ना, अगर करंट जो धारा का जो हवा जो धारा रहेगा जिसमें है कि वार्म और एक कोल्ड होता है, तो यहां से अगर जो करंट अगर बाहर की तरफ जा रहा है और उसमें अगर
ड्राई मॉइस्चर नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे डेजर्ट बन सकता है। तो डेजर्ट बनने में इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक। दूसरा कि ओशन करंट के कारण फिशिंग ग्राउंड, बिल्कुल जहां पे गर्म पानी मिलेगा, गर्म धाराएं और ठंडा धाराएं मिलेगा, वहां पे सबसे ज्यादा फिश मिलते हैं। ठीक है ना, फिशिंग ग्राउंड है। ठीक है, प्रभाव करता है। तीसरा साइक्लोन फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, और साइक्लोन भी, ठीक है, साइक्लोन भी बनता है अगर सफिशिएंट कंडीशन बन गया, टेम्परेचर कम हो गया, प्रेशर लो प्रेशर का जोन हो गया, तो बन सकता है। तो पूरे जगह पे तीनों के लिए इफेक्ट डालता है जो ओशन करंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी के सभी हो जाएगा, ए बी एंड सी। अगला बताना है कि जो गर्म रेगिस्तान 20 से 30 अक्षांश के बीच और महाद्वीपों के पश्चिम किनारे पर क्यों बनते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं बताना है आपको। तो अभी देख रहे थे कि एक इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल आपका क्या बोलते हैं प्रोसेस वहां पे क्रिएट होता है, और वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है रेगिस्तान बनने में। ठीक। क्या वो प्रॉक्सिमिटी टू द माउंटेन, पर्वतों के निकटता के कारण यहाँ पे रेगिस्तान बनता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि हाँ पर्वत अगर है तो दूसरे जगह में, दूसरे साइड में बन सकता है। ठीक है, बन सकता है, रेगिस्तान बन सकता है, क्योंकि पानी नहीं गिर रहा है यहाँ पे। ठीक। लेकिन जो यहाँ पे 20 से 30 डिग्री में देखेंगे तो ये सबसे उच्च कारण नहीं है। दूसरा, हाई रेनफॉल एंड डेंस वेजिटेशन, अगर हाई रेनफॉल हो जाएगा तो ऐसी जो गर्म रेगिस्तान नहीं बन पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा लो प्रेशर और वार्म ओशन करंट। ठीक, वार्म ओशन करंट और लो प्रेशर। ठीक, लो प्रेशर, ठीक, लो प्रेशर होगा तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर विंड चल गया और वहां पे वार्म है, मॉइस्चर है, तो वहां पे पानी गिर जाएगा, यहाँ पे भी नहीं हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का जोन रहेगा तो वहां से क्या होगा, अगर हाई प्रेशर का जोन रहेगा तो वहां से वायु, वो जो मॉइस्चर वाला विंड है और बाहर जाएगा। दूसरा, और वो ठंडी हवा रहेगी, ठंडी हवा रहेगी तो उसमें मॉइस्चर कुछ नहीं रहेगा, तो यहाँ पे पानी कुछ गिरेगा ही नहीं, तो यहाँ पे सफिशियंटली अच्छा कंडीशन बन सकता है डेजर्ट बनने का। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक, तो आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे जगह पे जहाँ पे डेजर्ट बन रहा है। ठीक है, ये एक है आपका अटाकामा डेजर्ट, यहाँ पे बन रहा है पेरू करंट के, यहाँ पे पेरू कोल्ड करंट है। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद आपका यहाँ पे बन रहा है, डेजर्ट बन जा रहा है कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के करंट होता है इसको। ठीक है ना, नाबेबिया पे यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक करंट बनेगा, कैनरी करंट बोलते हैं जिसको। ठीक, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर का जोन होता है और कोल्ड ओशन करंट होता है, जिसके कारण यहाँ पे हम लोग को 20 से 30 डिग्री अक्षांश पे क्या बनता है, डेजर्ट बनता है या फिर रेगिस्तान बनता है। अगला प्रश्न आपको बताना है कि जो डेजर्ट बनता है और उसके साथ में जो करंट है उसका कुछ कुछ नाम है। तो रेगिस्तान और संबंधित ठंडी महासागरीय धारा है, उसका गलत जोड़ा कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, पहले अटाकामा जो रेगिस्तान है उसमें पेरू धारा से बनता है, बिल्कुल अटाकामा में जो है पेरू जो करंट बनता है, और ये आपका दक्षिण अमेरिका में। दूसरा, जो कालाहारी डेजर्ट है, जो कालाहारी डेजर्ट है जो अफ्रीका में है, वो बेंगुला करंट के कारण बनता है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है आप देखेंगे सहारा, सहारा डेजर्ट है, वो कैनरी कोल्ड करंट के कारण बनता है, तो ये भी सही है। चौथा, पैटागोनिया, पैटागोनिया जो डेजर्ट बना है वो कैलिफोर्निया करंट से बनता है, ये गलत हो जाएगा। कैलिफोर्निया करंट नॉर्थ अमेरिका में है और पैटागोनिया आपका क्या है, साउथ अमेरिका में है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा जो यहाँ पे जो करंट चलता है वो कैनरिक करंट चलता है। ठीक है ना, कालाहारी डेजर्ट में यहाँ पे चलता है, और जो कैलिफोर्निया का जो रेगिस्तान बनेगा यहाँ पे बनेगा, जबकि जो पैटागोनिया जो डेजर्ट बनता है वो यहाँ पे डेजर्ट है। तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है कि निम्न में से कौन सा भारतीय महासागर की धारा नहीं है। आपको बताना है कि भारतीय महासागर में भी जो धाराएं हैं उसमें से कौन सा नहीं है, इंडियन ओशन करंट। ठीक है, अंगुलाहास करंट, अंगुलाहास करंट आपको मिल जाएगा आपका जो क्या बोलते हैं अफ्रीका के साउथ अफ्रीका के पास मिल जाएगा ये। ठीक है, मानसून में भी इसका इंपॉर्टेंट है, ये तो है अपने महासागर का है, इंडियन ओशन का है।
दूसरा सोमालिया करंट, सोमालिया भी आपको पता है, आपको अफ्रीका के यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे का जो करंट है ये भी भारतीय महासागरीय धारा है, ठीक है ना। तीसरा है कुरोशियो, कुरोशियो धारा, ठीक। कुरोशियो धारा आपको कहाँ पे मिलेगा, कुरोशियो से थोड़ा सा लग रहा है कि ये जापानी शब्द टाइप का है, तो वो आपको जापान के आसपास मिलेगा, और जापान के आसपास मिलेगा मतलब ये इंडियन ओशन नहीं हो गया, ये पैसिफिक प्रशांत महासागर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। फिर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट मतलब इधर इधर का, ये तो इंडियन ओशन में है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो गलत निकालना था और गलत क्या हो गया, कुरोशियो धारा हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप पूरे वर्ल्ड के जो अलग अलग करंट सिस्टम है उसको देख सकते हो। हमारे लिए जो अभी हम लोग देखे ये एंगोलिया, एंगुला, जो सबसे पहले अभी देखिए हम लोग एंगुला, ठीक है, करंट हम लोग ये आपका इंडियन ओशन में है, ठीक है। वो कुरुशियो जो अभी हम लोग देखे ये पैसिफिक में है, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है आपका। उसके बाद आपको बेंगुला करंट देखिए हम लोग, ये कोल्ड करंट है, ठीक है, ये अफ्रीका में है। पेरू करंट आप हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है। इधर का जो करंट है उसको कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे करंट हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें बोलते हैं कि महासागर में, ठीक है, महासागर में जो थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन क्या है, ठीक, व्हाट इज थर्मोक्लाइन इन ओशन, ओशन में जो हम लोग थर्मोक्लाइन पढ़ते हैं वो क्या है। पहला चीज, ये एक समान तापमान वाली परत है, यानी कि यूनिफॉर्म टेम्परेचर वाली एक लेयर है, ठीक है, ये गलत है, नहीं है। दूसरा, ये एक जोन ऑफ रैपिड टेम्परेचर चेंज विथ डेप्थ, गहराई के साथ तेज तापमान में जो परिवर्तन क्षेत्र होता है महासागर का, उसको हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है। थर्मोक्लाइन क्या होता है कि जैसे कि आप जो नीचे में जाओगे टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, रैपिडली चेंज होता है, वो आपका वो जोन होता है, उसको हम लोग थर्मोक्लाइन बोलते हैं, ठीक। तो अगर आपको इसका डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जाओगे आपको क्या मिलेगा, सन का तो हीट नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, एक डेप्थ के आने के बाद उसके बाद क्या होता है, रैपिडली चेंज होता है, ठीक है ना, कम होता है। तो ये वाला जो जोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन बोलते हैं। अगला प्रश्न ये बताना है कि जो एवरेज महासागर के जो जल का औसतन औसतन तापमान कितना होता है, एवरेज टेम्परेचर कितना होता है ओशन का, ओशन वाटर का, 15 डिग्री, 3.5 डिग्री, 20 डिग्री या 25 डिग्री। तो आपको बताना है पूरे ओशन का अगर मिला दिया जाए तो वो कितना रहता है टेम्परेचर। तो पूरे ओशन का अगर कंप्लीटली हम लोग मिला दिया जाए तो होता है 3.5 डिग्री होता है, 3.5 डिग्री रहता है। लेकिन अगर हम लोग बस अर्थ के जो ऊपर वाला सरफेस होता है, सरफेस वाटर को अगर हम लोग मेजर करें तो आपको कितना मिलेगा, 17 डिग्री के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे लेकिन क्या हो जाएगा, औसतन तापमान पूरे जो ग्लोब में वाटर का वो 3.5 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि ज्वार किसको बोलते हैं, ठीक है, ज्वार क्या है, ठीक, ज्वार क्या है, महासागर के जल में तेज तापमान में परिवर्तन को हम लोग ज्वार बोलते हैं। गलत, ये इसको नहीं बोलते। महासागर के जल की जो क्षैतिक प्रवाह है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ ओशन वाटर, ओशन वाटर का जो हॉरिजॉन्टल फ्लो को बोलते हैं क्या, नहीं, नहीं बोलते, ठीक। हवा द्वारा प्रेरित महासागर के जल की गति, ठीक है, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर बिकॉज ऑफ विंड, नहीं, बिल्कुल इसको नहीं बोलते। ये क्या होता है, रेपिड राइज और फॉल, राइज और फॉल ऑफ सी लेवल, ठीक है ना, सी लेवल का उठना और गिरना, ठीक है ना, किसके कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है, वो भी मून और सन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के अपनी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी के अपनी न्यूनतम दूरी पर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिजी, एपोजी, ठीक है ना, पेरीहेलियन और या एपीहेलियन। तो अगर हम लोग ये चारों को देखा जाए तो ये क्या है बताता है कि अर्थ और सन के बीच का जो लोएस्ट डिस्टेंस और
हाईएस्ट डिस्टेंस को बताता है, वैसे ही क्या बोलते हैं, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस बताता है। तो देखते हैं, तो ये वाला जो जगह होता है, ठीक, जब सन और अर्थ की बात किया जाए तो सन और अर्थ का जो लंबा डिस्टेंस होता है, लॉन्गेस्ट दूरी पे जो होता है, उसको एपीहीलियन बोलते हैं, ठीक है। और जब सन और अर्थ सबसे छोटा दूरी पे होता है, ठीक है, उसको पेरीहेलियन बोलते हैं, ठीक। उसी तरह ही आपको क्या बोलते हैं कि अर्थ और मून का जो पास का जो डिस्टेंस होता है उसको पेरिजी बोलते हैं, वैसे ही अर्थ और जो मून है उसका जो लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसको एपोजी बोलते हैं। तो इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पेरिजी हो जाएगा। पेरिजी क्या हो जाएगा, चंद्रमा और पृथ्वी के जो न्यूनतम दूरी को जो होता है उसको पेरिजी बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अब बताना है कि जो पृथ्वी अपने पेरीहेलियन पर कब पहुंचती है, मतलब पृथ्वी और क्या है, सूर्य के बीच का पास का डिस्टेंस है उसको पेरीहेलन बोलते हैं, और दूर का जो डिस्टेंस को बोलते हैं एपीहेलन। तो वो बोल रहा है कि पास का जो डिस्टेंस है वो कब पहुंचती है, तो ये कब पहुंचती है, 4 जुलाई को पहुंचती है, ठीक। जो और जो दूर का डिस्टेंस है, तो दूर का डिस्टेंस है आपको क्या मिलेगा, हाँ सॉरी, दूर का डिस्टेंस को 4 जुलाई में पहुंचती है, और पास का जो डिस्टेंस होता है वो 4 जनवरी का होता है। जो पेरीहेलन होता है वो 4 जनवरी, ठीक है, और जो एपीहेलन होता है वो 4 जुलाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 जनवरी। आप अगला क्वेश्चन है टाइड के बारे में, ज्वार के बारे में। तो आपको बताना है कि स्प्रिंग जो टाइड होता है, स्प्रिंग टाइड जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका मेन किस कारण से होता है, कॉज बताना है, उसका कारण क्या है, द अर्थ का रोटेशन, ठीक है ना। पृथ्वी का घूर्णन धीमे होने के कारण होता है क्या, नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक। सूर्य और चंद्रमा का लंबवत संरेखण, मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर अलाइनमेंट होना, ठीक, किसका, जो उन लोग का डायरेक्शन बता रहा है, सूर्य का, पृथ्वी का और चंद्रमा का, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है एक दूसरे के, ठीक है, 90 डिग्री में, तो होता है क्या, स्प्रिंग टाइड, नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। जब क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक डायरेक्शन में होता है, तो एक लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब स्प्रिंग टाइड आता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अलाइनमेंट ऑफ सन, मून और अर्थ इन स्ट्रेट लाइन जब होता है उसमें आपका स्प्रिंग टाइड होता है। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो नीप टाइड होता है, नीप टाइड जो बोलते हैं, ठीक, वो कब होता है, उसका कॉज कैसे रहता है, क्या सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल जब कमजोर हो जाता है, गलत हो जाएगा, ठीक। चंद्रमा और पृथ्वी के निकटतम बिंदु के होने के टाइम होता है, ठीक, ये भी गलत हो जाएगा। जब सन और मून राइट एंगल विद अर्थ के साथ जो राइट एंगल में रहते हैं तब होता है, मतलब यहां पे बता रहा है कि ये हो गया सन हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया अर्थ हो गया, और ये अगर यहाँ पे मून हो जाता है तो ऐसे जगह पे आपको क्या मिलेगा, जो जिस टाइप का जो ज्वार भाटा होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे नीप टाइड बोलेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका लोकेशन दिखेगा, ये सन है, ठीक है ना, ये अर्थ है, ठीक। सन और अर्थ और मून अगर तीनों एक जगह पे है तो आपको क्या मिलेगा, स्प्रिंग टाइड मिलेगी, टाइड मिलेगा, ज्वार मिलेगा। और उसमें भी देखोगे, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, 2 कंडीशन हो सकता है, पहला ये कंडीशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, सन यहाँ पे रहे, अर्थ यहाँ पे रहे और मून पीछे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, जब सन, अर्थ और मून में जब ये बाहर है तो ये हो जाएगा फुल मून का टाइम होगा, मतलब ये पूर्णिमा, हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा का टाइम रहेगा, ठीक। और जब अर्थ, जो मून है अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अमावस्या हो जाता है। तो फुल मून और न्यू मून का जो फिनोमिना है आपको स्प्रिंग टाइड में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसमें आपको बताना है कि ज्वारों के बारे में
ज्वारों के बारे में आपको कौन सा कथन गलत है बताना है। तो पहला, स्प्रिंग ज्वार अमावस्या और पूर्णिमा के दौरान आते हैं, बिल्कुल अभी देख रहे थे। अगर तीनों एक लाइन में होंगे और जो मून यहाँ पे रहेगा तो अमावस्या हो जाएगा, अगर मून यहाँ पे हो जाएगा, अर्थ यहाँ पे है, मून यहाँ पे है, तो पूर्णिमा हो जाएगा। ठीक, ये सही है। दूसरा, जो नीप ज्वार होते हैं तब आते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण बनाते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये सूर्य रहेगा और ये पृथ्वी रहेगा, यहाँ पे मून आ गया तो नीप ज्वार बनाते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, जो ज्वार केवल पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं, नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी होगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो टाइड क्या करते हैं, जो इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम है और नेविगेशन को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे जो गलत जो आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो एब और फ्लड दो फिनोमिना होता है, उसके बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है ना, एब और फ्लड क्या होता है। एब बढ़ते हुए ज्वार के संदर्भ में होता है, फ्लड घटते हुए ज्वार के संबंध में होता है। दूसरा, एब निम्न ज्वार के दौरान होता है और फ्लड उच्च ज्वार के दौरान होते हैं, हाई टाइड में। तीसरा, एब पानी का किनारे से दूर जाना है, जबकि फ्लड पानी के किनारे की ओर बढ़ना है। चौथा, एब और फ्लड ज्वारीय गति के संबंध में नहीं है, बिल्कुल एक गलत हो जाएगा। और जो एब और फ्लड क्या होता है, जो पानी का जो किनारे से दूर जाना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब बोलते हैं, जबकि फ्लड क्या होता है, पानी का किनारे पे आना, उसको फ्लड बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, मछली पकड़ने के लिए सामान्यतः कौन सा ज्वारीय चरण सबसे अनुकूल माना जाता है। तो मछली अगर पकड़ना है तो कौन सा टाइम अच्छा माना जाता है, नीप ज्वार, स्प्रिंग ज्वार, स्थिर जल, घटता ज्वार। तो आपको बताना है किस टाइम सबसे अच्छा माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा मछली कौन से टाइम रहेंगे। तो ये जनरली क्या होता है, नीप ज्वार। नीप ज्वार में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो ज्वार का तरंग बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, धारा बहुत ऊपर से आती हैं, ठीक है ना, वेव लेंथ बहुत ज्यादा है, तो साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट के साथ साथ मछली को भी लेके आते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम रहता है मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि जो महासागर में जो सैलिनिटी है, ठीक है ना, जो महासागर के जल में जल की औसतन लवणता, जो सैलिनिटी है, जो खारापन है, वो कितना है, 25 पर 1000, या फिर 35 भाग प्रति हजार, या फिर 45 भाग प्रति हजार, या फिर 15 प्रति हजार। तो हम लोग को क्या है कि जो पर 1000 में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, सैलिनिटी का, तो कितना है, तो ये है क्या है, 35 पर 1000, ये आपका औसतन आपका सैलिनिटी है। तो आंसर हो जाएगा बी, 35 पर 1000। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय महासागर की जो लवणता के बारे में कौन सा कथन गलत है बताना है। तो इंडियन ओशन के बारे में हमको बताना है कि जो सैलिनिटी के बारे में गलत है। अरब सागर में बंगाल की खाड़ी से अधिक लवणता होती है, ठीक है, सैलिनिटी ज्यादा होता है कहाँ कहाँ, बे ऑफ बंगाल से ज्यादा अरब सागर में होती है, बिल्कुल अरब सागर में बे ऑफ बंगाल से ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, उसका फ्रेश वाटर यहाँ पे जाके चले जाता है, तो क्या है कि फ्रेश वाटर क्या करता है, आपका सैलिनिटी को कम कर देता है। दूसरा, बंगाल की खाड़ी में नदियों के प्रभाव से लवणता कम होती है, बिल्कुल यही बता रहे हैं। तीसरा जो है कि भूमध्य भारतीय महासागर में सबसे अधिक लवणता होती है, सैलिनिटी सबसे ज्यादा क्या होता है, इक्वेटोरियल में होता है, इक्वेटर में होता है। इक्वेटर में आप जाएंगे तो बहुत ज्यादा धूप होता है, बहुत ज्यादा धूप होने के कारण क्या होता है, इवापोरेशन होता है और बहुत ज्यादा पानी भी गिरता है। जब पानी गिरेगा तो क्या हो जाएगा, सैलिनिटी कम हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, मानसून पैटर्न सैलिनिटी को अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है, मानसून पानी गिरेगा तो अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर क्या हो जाएगा, सी गलत है। लास्ट प्रश्न करते हैं हम लोग कि हेलोक्लाइन, हेलोक्लाइन क्या है, हेलोक्लाइन क्या है। ठीक, तो ये जल की वह परत जिसमें लवणता स्थिर रहती है। दूसरा, गहराई के साथ जो लवणता है तेज बदलाव,
ठीक। तीसरा, जल की वह परत जिसमें सबसे अधिक लवणता होती है। चौथा, जल की वह परत जहां गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। तो ये जो हेलोक्लाइन है, ये ये हेलोक्लाइन क्या हो जाएगा, जो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपका जो कंसंट्रेशन है किसका बढ़ते जाएगा। मतलब हेलोक्लाइन में क्या हो जाएगा, आपका सैलिनिटी बढ़ते जाएगा। तो रैपिड जो जहां पे चेंज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन बोलते हैं। अगर आपको देखेंगे तो ये बता रहा है एक थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन मतलब वो जो एरिया जहां से टेम्परेचर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, वैसी उसी तरह का जो यहाँ पे जो चेंज होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोक्लाइन बोलते हैं। तो वो गहराई के साथ लवणता में जो तेज बदलाव आते हैं उसको हम लोग हेलोक्लाइन बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग ने कंप्लीट किया 25 क्वेश्चन। थैंक यू। जय हिंद।